नमस्कार, मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। वेलकम टू योर होस्ट एंड योर दोस्त बोथ। हमारे साथ जुड़े हुए अनुपम सिंह जी। अनुपम सिंह बड़े लंबे समय बाद आए हैं। बहुत बिजी थे। अपनी सत्ता के गलियारों के बारे में जो न्यूज ये लेकर आते हैं, अरे वाह, दमदार, मजेदार। और इनका भी एक नया वेंचर भी शुरू हुआ है, द डेली डिस्कोर्स नाम से इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। वेलकम ऑन बोर्ड, मैं बोलूंगी वेलकम टू आवर कैटेगरी ऑफ पीपल, यूट्यूबर्स की कैटेगरी। अभी तक आप जर्नलिस्ट थे, आप जर्नलिस्ट प्लस यूट्यूबर भी हो गए हैं। अनुपम जी, जी, जी। वेरी वार्म बहुत वेलकम। धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद और साथ-साथ अभी तक तो दूसरे संस्थानों को ही आगे बढ़ाने में योगदान दे रहा था। अब है कि अब खुद का कुछ बढ़ाने में इसीलिए द डेली डिस्कोर्स ये चालू किया है। जी। आपने नाम बड़ा प्यारा रखा है, द डेली डिस्कोर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। अनुपम जी, आज मोदी जी के बॉस अराइव कर चुके हैं। कौन है ये मोदी से ऊपर? मोदी की बॉस कौन है जी? मेरे हिसाब से देखिए, चूँकि मैं खुद भी बिहार से आता हूँ, तो बहुत ऐसे लोग थे, मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए जब इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तभी, कि ये नितिन नवीन कौन है यार? कहाँ से उठा के बना दिया? कैसे बना दिया? तो मतलब मैंने उन लोगों को यही कहा था कि किसी भी पार्टी की यही खूबसूरती होती है कि वो सेकंड और थर्ड रंग ऑफ लीडरशिप जो होता है, उसमें ऐसे नेताओं को तैयार करे जिसमें कोई किसी से कम नहीं हो। मान लीजिए नितिन नवीन को यहाँ बना दिया, अगर अन्नामलाई को भी बनाते तो भी आश्चर्य नहीं होता, शिवराज सिंह चौहान को बना देते तो भी आश्चर्य नहीं होता, मनोहर लाल खट्टर को बना देते तो भी आश्चर्य नहीं होता। मेरे हिसाब से भाजपा में एक विधायक लेवल से लेके और प्रधानमंत्री तक हर लेवल में ऐसे नेता हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। बहुत ऐसे नेता हैं जो 20 साल 30 साल से मेहनत कर रहे हैं, विधायक अब जाकर बने हैं। संगठन में वो पहले सक्रिय थे, तो उनका नाम लोगों ने नहीं सुना होता है। और नितिन नवीन तो 5 बार के विधायक हैं, इनके पिता नवीन किशोर सिन्हा हैं, वो भी इससे पहले कई बार विधायक रहे हैं। बांकीपुर जो पटना का विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से जीतते रहे हैं। इसमें 2-4 बातें हैं जो अब मैं आपको बताता हूँ, क्या संदेश दे रही है भाजपा। नंबर 1 तो ये है कि हर काम जाति को देखकर हम नहीं करते हैं। चुनाव के व्यू से ही नहीं सोचते हैं। अब राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति तो करेगी ही। अब उसका काम है चुनाव लड़ना, तो वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन उन्होंने बताया कि हम चुनाव के बाद भी उस राज्य या उस प्रदेश के बारे में सोचते हैं जहाँ हमें जीत मिली है। तीसरा एक और बात, कल मैं एक एमएलए हैं हमारे एरिया के, उनके साथ ही बैठा हुआ था, प्रमोद कुमार। तो उनसे मेरी कैजुअल ऐसे ही बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने बताया कि काफ़ी साल पहले की बात है कि उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे 2017 में ही, तो उस समय उन्हें धर्मेंद्र प्रधान का फ़ोन आया। और धर्मेंद्र प्रधान को पता था कि ये ओबीसी समाज से आते हैं जो प्रमोद कुमार हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अभी कहाँ पे हैं? इन्होंने बताया मैं यहाँ पे हूँ। तो उनको उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, यूपी निकल जाइए और वहाँ जाके आप थोड़ा-सा कैंप कीजिए और वहाँ के लोगों को थोड़ा ओबीसी समाज, जो खास करके आपका ओबीसी समाज है, उसको थोड़ा-सा साथ में जोड़िए। अब ये वहाँ पे तुरंत बोरिया बिस्तर बाँध कर वहाँ पे पहुँचते हैं। अब भाजपा का डिसिप्लिन देखिए, एक ऊपर से जो संगठन का व्यक्ति है वो नीचे फ़ोन करता है और कहता है कि आपको वहाँ पर जाना है, आप विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो वहाँ जाते हैं। फिर उन्होंने वहाँ जाकर कहा कि अगर यूपी में आप वोट देंगे, जनता से कहा कि तो बिहार में भी सरकार गिर जाएगी। यानी यूपी में 1 वोट से 2 राज्यों का आप वो कर रहे हैं। उस समय इनकी नीतीश कुमार राजद के साथ हो लिए थे, बीच-बीच में वो जाते रहते हैं और सही में यूपी चुनाव में भाजपा की जीत हुई और यहाँ भी राजद की जो है वो सरकार गिर गई। एक तरीके से समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम, ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं और इन 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल भाजपा की प्रतिष्ठा का विषय है। वहाँ पे अभी आप विपक्ष में हैं और विपक्ष में भी नए-नए पहुँचे हैं। केरल, केरल में पहली बार तिरुवनंतपुरम में आप जीते हैं और वहाँ मेयर आपका बना है, तो एक वो हो गया। असम में तो आप हैं ही, वहाँ तो एक तरीके से तय लग रहा है कि वहाँ दोहराया जाएगा, लेकिन वहाँ भी क्लियर विभाजन है। वहाँ जो रोहिंग्या और जो घुसपैठिए हैं, उनके खिलाफ जो आंदोलन चला है वो। तमिलनाडु में अभी पाँव पसारने की कोशिश की जा रही है। अभी वहाँ पर इनकी जो सांगठनिक क्षमता है, उसका सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा टेस्ट
तमिलनाडु में ही होगा, क्योंकि तमिलनाडु में भाजपा अभी तक सफल नहीं हो पाई है। अब उसमें ये क्या नया लेके आते हैं। ये पुडुचेरी में भी चुनाव, पुडुचेरी वगैरह ये सारे राज्यों के ये दौरा कर चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए ही नितिन नवीन लगातार इन राज्यों का दौरा कर रहे थे, संगठन के लोगों से मिल रहे थे, कामकाज वो अध्यक्ष की तरह ही कर रहे थे। बस एक तरीके से ऊपर से ये टेस्ट किया जा रहा था कि हमने कोई गलत दांव तो नहीं ले लिया। तो अब खरमास बीत चुका है, 1 महीने का खरमास का जो पीरियड होता है उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है, उसमें शादी विवाह भी नहीं किया जाता है हमारे यहाँ, और कुछ भी नहीं होता है। तो खरमास के बाद जैसे मकर संक्रांति के साथ वो 1 महीने का खरमास खत्म हो जाता है। तो उसके बाद कोई भी शुभ कार्य होते हैं और उसके 1 सप्ताह बाद जो है इनको बना दिया गया। अभी मैं कल देख रहा था दिल्ली में जो जैन धर्मशाला है, वहां पे बड़ी संख्या में बिहार से लोग आए हुए हैं, पटना से लोग आए हुए हैं। अब रात के समय जो नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, उन्हें संगठन के नेताओं को फोन करना पड़ा कि थोड़ा देखिए हमारे पटना से हमारे क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, वो ठीक है या नहीं है, उनके ठहरने का इंतजाम ठीक है कि नहीं है, वो थोड़ा जाकर देखिए। तो ये बताता है कि वो कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो नितिन नवीन को ये चिंता नहीं थी कि विधायक सांसद आए हैं, वो कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्योंकि उन सब की तो व्यवस्थाएं हैं। उनको चिंता थी कि जो आम लोग, जो कार्यकर्ता आए हुए हैं, जो धर्मशालाओं में या फिर कह लें जो अन्य जगहों पर रुके हुए हैं, उनकी क्या व्यवस्था है, उनको खाना पीना मिल रहा है कि नहीं, या फिर उनके ठहरने की अच्छी व्यवस्था है या नहीं। और वो खुद कल रात में पहुंच गया वहां पर देखने के लिए, पहुंच गया और वहां पर उन्होंने देखा, पूरा मुआयना किया कि सब कुछ है या नहीं है। जी। तो आप समझिए को लेकर बिहार में कितना उत्साह है, माइक्रो कितने लोग। माइक्रो मैनेजमेंट में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं वो। जी जी। अनुपम जी, मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा कि ये मेरे बॉस हैं? देखिए, इसके पीछे कारण है कि मोदी जी ने नितिन नवीन को बॉस क्यों बनाया। क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो नितिन नवीन को किन लोगों का बॉस बना रहे हैं। वो नितिन नवीन को अमित शाह का बॉस बना रहे हैं। कोई ये सोच भी सकता है कि अमित शाह का भी कोई बॉस हो सकता है। वो नितिन नवीन को शिवराज सिंह चौहान का, वो नितिन नवीन को नितिन गडकरी का, वो नितिन नवीन को जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन सबका बॉस बना रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मार्गदर्शक मंडल का व्यक्ति हो, चाहे वो नीचे साधारण सा कार्यकर्ता हो, उनको वो योगी आदित्यनाथ से लेकर भजन लाल शर्मा से लेकर सारे मुख्यमंत्री जो इतने सारे हैं भाजपा के, पुष्कर सिंह धामी से लेकर उन सबका बॉस बना रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि बड़ी-बड़ी पार्टियों में या फिर जहाँ बड़े-बड़े लोग हैं, बड़े-बड़े नेता हैं, तो वो थोड़ा-सा स्वीकार करने में हो सकता है हिचक होती हो। थोड़ा-सा अब कोई 60 साल का व्यक्ति है, अब वो पच 45 साल का व्यक्ति उसका बॉस बन गया। तो फिर थोड़ा-सा उसको हो सकता है कि स्वीकार करने में हिचक हो या फिर कुछ ऐसी बात हो। तो प्रधानमंत्री ने एक तरीके से संदेश दिया है, खुद उनको कुर्सी तक लेकर गए, उनको बिठाया कुर्सी पर, उनको मिठाई खिलाई, गुलदस्ता लेकर उनका स्वागत किया, उनको सम्मानित किया और फिर बोल दिया वहाँ पे मंच पर कि ये मेरे भी बॉस हैं। उन्होंने एक तरीके से ये क्लियर कर दिया कि अब कहीं से संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। जो भी मेरे सहित जो भी नेता हैं, उनके बॉस नितिन नवीन हैं, नितिन नवीन अध्यक्ष हैं, तो सबको इस कुर्सी का, इस गरिमा का सम्मान करना है। वैसे अमित शाह भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, 2014 में भाजपा चुनाव जीतती है और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बनते हैं और अमित शाह अध्यक्ष बनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उस समय बड़े नहीं थे नितिन नवीन से। उस समय उनकी उम्र 49 थी। अभी जो नितिन नवीन है, इनकी उम्र 45 है, तो 4 साल ही अमित शाह छोटे थे उनसे। और देखिए अमित शाह के नेतृत्व में कितनी क्रांतिकारी बनी भाजपा। अमित शाह के ही नेतृत्व में भाजपा जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिर लंबे समय तक जेपी नड्डा रहे, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया। जेपी नड्डा का टर्म एक तरीके से निर्विवाद रहा, उसमें कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं रहा, सब कुछ सुचारू तरीके से चलता रहा। तो एक बड़ी लेजेसी नितिन नवीन के पास आई है। तो मोदी का ये कहने का कारण यही था कि मेरे बॉस हैं, मतलब आप सबके भी बॉस हैं, आप में से कोई किसी भी पद पर हो, ये कोई मायने नहीं रखता है। इस कुर्सी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का सम्मान आपको करना है। जी इसका मतलब ये भी है कि पार्टी जो है वो अध्यक्ष जी चलाएंगे, पार्टी का जो
स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, नो मैटर कोई कितना सीनियर हो, कोई कितना जूनियर हो, तो सबको उनकी सुननी पड़ेगी। आप कितने पावरफुल हो, कितने आप बड़े मिनिस्टर हो, पर जब बात उसकी आएगी, पार्टी की आएगी, तो पार्टी नितिन नबीन के इशारों पे चलेगी। आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू, जब उन्होंने कुर्सी पे बिठाया तो वो यही दिखाने की कोशिश की कि अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। जी, जी, हाँ, यही उन्होंने यही दिखाने की कोशिश एक तरीके से की थी। और आप ये देखिए, नितिन नबीन से पहले भी जो अध्यक्ष रहे भाजपा, पहले वाली भाजपा अब वाली भाजपा में अंतर क्या है? पहले वाली जो भाजपा थी, उसके अधिकतर नेताओं ने जमीन पर संघर्ष किया था विपक्ष में रहते हुए। उनको सत्ता बहुत ज़्यादा नसीब नहीं हुई थी। अटल और आडवाणी को 50 साल, 60 साल संघर्ष करते हुए उम्र बीत गई, तब जाकर उनको सत्ता मिली थी। वो बहुत तपे हुए नेता थे एक तरीके से। अब जो भाजपा की नई लीडरशिप आएगी, उसने एक तरीके से कह लें कि सत्ता देखा है। नितिन नबीन तो पहले से विधायक रहे हुए हैं, लेकिन उनके विधायक बनने के बाद बिहार में कम से कम भाजपा जो है वो सत्ता में आ गई थी। तो आप ये देखिए कि जो विपक्ष में रहते हुए जमीन पर संघर्ष करके नहीं निकले हुए नेता हैं, जिन्होंने धरना प्रदर्शन नहीं किया, जिन्होंने यात्राएं नहीं निकाली, क्योंकि अपनी ही सरकार है तो स्पष्ट है कि विरोध करेंगे नहीं। तो उनका क्राइटेरिया फिर क्या हो कि ये कितने संघर्षशील हैं ये जानने का। तो उसका क्राइटेरिया सिर्फ यही रखा गया कि वो अपने लोगों के बीच जहां से वो जीतता रहा वहां कितना लोकप्रिय है, यही एक चीज है। तो मोदी और शाह दोनों इस बात को जानते हैं कि वो दोनों लंबे समय तक आपातकाल से लेकर कांग्रेस की सरकारें रहीं, उसमें संघर्ष करते हुए भागते फिरते इधर उधर, वैसे इन्होंने एक तरीके से राजनीति की है। अब जो नेता है वो बड़े कंफर्ट से निकल के आ रहे हैं, आग वो राजनीति में आए और सत्ता ही देख रहे हैं सब कुछ। तो प्रधानमंत्री ने आज भी ये कहा है कि अब ये है कि किसी कोई ये मुगालते में ना रहे कि हमको मेहनत नहीं करनी है। मतलब आपको उसी तरीके से उनका संदेश था कि एक्टिवेटेड रहना है, जैसे आपको लगे कि आप विपक्ष में हो एकदम, वैसे आपको पब्लिक के लिए सोचना है, जमीन पर रहना है और जमीन पर रह के कार्य करना है। तो लाल कृष्ण आडवाणी बने या फिर बंगारू लक्ष्मण बने या अटल बिहारी वाजपेयी बने, फिर वेंकैया नायडू बने, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी भी उस समय 50s में थे, उस समय वो भी एक युवा अध्यक्ष के रूप में उनको जाना गया था। राजनाथ सिंह भी जब बने थे तो उस समय भी वो 53-54 साल के थे, वो भी 60 प्लस नहीं थे। तो कोई ये कहे कि भाजपा ने क्रांतिकारी फैसला अचानक से ले लिया है, तो ऐसा नहीं है। आप देखिए तो राष्ट्रीय अध्यक्षों की उम्र लगातार नितिन गडकरी के समय से ही घटती चली जा रही है। गडकरी, राजनाथ सिंह अपने अपने जमाने में जब ये बने, तो वो आप अगर पैटर्न देखेंगे तो संघ का इकोसिस्टम 100 साल पहले भी वैसे ही काम करता था, आज भी वैसे ही काम करता है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आप नहीं देखेंगी। जी। आपने मेंशन किया कि जैसे 50 साल, 60 साल आपने सबकी उम्र मेंशन की। अगर देखा जाए नितिन नबीन की बात की जाए तो ही इज़ वेरी यंग, और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि यंग ब्लड को इन्फ्यूज़ किया जाए। पार्टी के अंदर नए-नए युवा आएँ। लोगों की जो थिंकिंग प्रोसेस है वो यंगस्टर्स के हिसाब से हो। क्योंकि ये बार-बार जेन ज़ी की बात होती है ना आजकल, जेन ज़ी रेवोल्यूशन। तो उस जेन ज़ी के साथ पहले ही कनेक्ट कर लें, इससे पहले कि ऑपोज़िशन उन्हें टैप करने की कोशिश करे। जी। देखिए, जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस समय भूपेश बघेल का एक पुराना ट्वीट बहुत वायरल हुआ था। वो ट्वीट जो था भूपेश बघेल का, वो आपको फरवरी 2025 का था। छत्तीसगढ़ में जो चुनाव होने थे उससे 8-9 महीने पहले का कह लें कि वो था। तो उस समय ये क्या कह रहे थे कि नितिन नबीन छत्तीसगढ़ की गलियां छान रहे हैं, ऐसा भूपेश बघेल ने लिखा था। तो आप सोचिए कि नितिन नबीन जो हैं उनको नहीं, ये चुनाव के बाद की बात है, ये चुनाव के बाद की बात है। और इन्होंने कहा था, भूपेश बघेल ने कहा, लिखा था कि विष्णुदेव साय के एक प्रवक्ता बिहार से आए हैं और छत्तीसगढ़ की गलियों में घूम रहे हैं और किसी को भी चुनौती दे रहे हैं। तो एक तरीके से भूपेश बघेल ने ये कन्फर्म कर दिया था कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी उस समय हुआ करते थे। तो उन्होंने ये कन्फर्म कर दिया था कि ये नितिन नवीन जो है वो छत्तीसगढ़ की गलियों में घूम रहे हैं। सोचिए, जब हमने नितिन नवीन के बारे में, कई लोगों ने नहीं सुना था, उस समय उनको न केवल छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला बल्कि वो वहां पर घूम भी रहे थे
और वहाँ पे भाजपा के लिए काम भी कर रहे थे और वहाँ की जीत में उनका योगदान भी था। और आप अभी तक देखिए एक फायदा क्या हुआ है भाजपा को, अभी तक नितिन नवीन के खिलाफ कहीं कुछ भी मटेरियल आपने चलते हुए देखा है? कहीं कुछ सोशल मीडिया में कहीं भी नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा बहुत है? क्योंकि साइलेंट किसी वॉरियर है, छुपे रुस्तम है। हाँ, हाँ, किसी को कुछ मिला ही नहीं कुछ। वो छुपे रुस्तम है, अपने घर में वो काम करते रहे, पब्लिक के बीच रहे, ना कोई अनर्गल बयान देना है, ना कुछ इधर-उधर की बातें करनी है। तो वो टू द पॉइंट बात करने वाले नेता रहे हैं। तो आप ये भी देखिए, बीजेपी का नया अध्यक्ष अगर कोई भी बंदा, कितना पोस्टमार्टम होता है, मीडिया भी करता है, विपक्ष वाले भी करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया वाले भी आ गए हैं, वो भी करते हैं। लेकिन कहीं से कुछ नेगेटिव आपने चलता हुआ नहीं देखा होगा। सब कोई वही ये कर रहे हैं कि हाँ भाई युवा अध्यक्ष है। और जो बिहार के जो विपक्ष के नेता हैं, मैं कह दूं आपको, जो राजद के हैं या फिर जो कांग्रेस के हैं, वो बिहार के, वो भी इनको बधाई दे रहे हैं। वो भी फोन कर करके उन्होंने इनको बधाई दी है। यानी इनकी किसी से इन्होंने राजनीति में भी जातीय दुश्मनी टाइप से नहीं रखी है कि हाँ भाई हम अगर राजनीति में आ गए तो हम ये दुश्मन हो गया। और मीडिया कैसे विश्लेषण करता है? मीडिया ऐसे विश्लेषण करता है कि फला जाति का है इसीलिए अध्यक्ष बना दिया, फलाना राज्य में चुनाव है इसीलिए अध्यक्ष बना दिया। यही दो टेम्पलेट चलते हैं। और मीडिया का ये दोनों टेम्पलेट अब की फेल हो गया है। न राज्य में चुनाव है और न उनकी जाति की संख्या अधिक है। तो हर लिहाज से मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन फिर एक बात हमको याद रखना चाहिए कि भले नितिन नवीन पार्टी चलाएंगे, लेकिन भाजपा अब भी मोदी के नाम से ही चलती है, नरेंद्र मोदी के नाम से ही चलती है। तो प्रैक्टिकली मैं ये कहूँगा, ऐसा नहीं रहेगा कि उनका हस्तक्षेप नहीं रहेगा या उनका मार्गदर्शन नहीं रहेगा। इनको कई मामलों में प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा, उनसे राय मशविरा करना पड़ेगा, उनसे सलाह लेनी ही पड़ेगी। क्योंकि एक तरीके से जब उनके नाम पे कई नेता जीत के आ रहे हैं, तो ये बनता भी है कि मोदी का सरकार और संगठन दोनों में प्रभाव रहे। जी। जी। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पे भी खैर इनके होने का काफी फर्क पड़ेगा, बट अभी जो एक न्यूज अभी जो निकल कर आ रही है कि मोदी ने इनके साथ मिलकर बीजेपी की फ्यूचर पॉलिटिक्स की ब्लूप्रिंट तैयार की है। जी। जी, जी। हाँ, ब्लूप्रिंट देखिए, राहुल गांधी कुछ दिन पहले तक अपने हर पोस्ट में लिख रहे थे कि आज जेन जी करके लिख रहे थे। उन्होंने अब लिखना बंद कर दिया है। ये नेपाल वाला जो अपराइजिंग हुआ था, या उसको क्या उपद्रव कह लें, या फिर यहाँ पे बांग्लादेश में हुआ था, उसके बाद से ही राहुल गांधी लगातार लिख रहे थे। अब उन्होंने लिखना बंद कर दिया है, क्योंकि अब जेन जी के ही लोग भाजपा के समर्थन में सामने आ रहे हैं। तो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने में संघ परिवार हमेशा से कह लें कि सक्रिय रहा है। अब मैं आपको लाल कृष्ण आडवाणी का ही उदाहरण देता हूँ। लाल कृष्ण आडवाणी 1973 में जनसंघ के अध्यक्ष बनते हैं, और तब उनकी उम्र कितनी होती है? लगभग उतनी ही जितनी अभी नितिन नवीन की है। और आडवाणी जब जनसंघ के अध्यक्ष बनते हैं, तब उनको 3 साल ही हुए थे राज्यसभा सांसद बने। उससे पहले वो भी साइलेंट वर्कर टाइप के थे। आडवाणी का 70s और 80s का कोई ऐसा बयान, 70s का खास करके 70s का वैसा कोई बड़ा भाषण मिलता नहीं है। वो तो राम मंदिर मूवमेंट जब शुरू होता है, उसके बाद वो प्रखर वक्ता के रूप में बन के उभरते हैं। उसके बाद वो शुरू करते हैं, मतलब उग्र तरीके से बोलना, या अपना आक्रामक जो आक्रामकता है वो। तो ये हमेशा से ऐसा ही रहा है संघ परिवार। जनसंघ भी वही था, भाजपा भी वही है। तो कि हमेशा से युवाओं को ये लोग आगे बढ़ाते रहे हैं। अब जहां तक बात आपने पश्चिम बंगाल की चर्चा की, तो मुख्यमंत्री तो खुद कल नहीं, कुछ दिन पहले सीजेआई के साथ उनका जो कार्यक्रम था, उसमें तो वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, संविधान बचाओ, डेमोक्रेसी बचाओ, हमको बचाओ, बंगाल को बचाओ। एक तरीके से वो भी खुद अभी आईपैक पर जो ईडी की रेड पड़ी है, उसमें ये बीच में पहुंच जाती हैं। और ईडी की रेड के बीच में पहुंच के कोई मुख्यमंत्री और उसके काम में बाधा डालती है, और जो कागजात हैं वो ले जाती है छीन के, जो सबूत हैं वो नष्ट कर दिए जाते हैं, और फिर अगले दिन अपने कृत्य को सही ठहराते हुए रैली निकाल दी जाती है, और कोर्ट में केस हो जाता है। वो भी कोलकाता हाई कोर्ट में कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। ममता बनर्जी के खिलाफ मामला बहुत पहले से सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता है। और इसके ये इस
स्तर की तानाशाही जो है वो पश्चिम बंगाल में चल रही है। और जेपी नड्डा की काफिला पर वहां पर हमला हुआ था पिछले चुनाव में, आपको याद होगा। वहां पे कई भाजपा के सांसद, बाबुल सुप्रियो पर तो ऐसा हमला हुआ कि जाके सीधे टीएमसी की गोद में बैठ गए। तो ये इन चीजों से कैसे भाजपा निपटेगी? इसमें सरकार और संगठन दोनों को साथ मिलके चलना होगा। इसमें चुनाव आयोग को भी का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा पश्चिम बंगाल में, कि कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन फिलहाल नितिन नवीन को अध्यक्ष बना, अब देखिए वहां पे बंगाल की आपने बात की तो वहाँ हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं मुर्शिदाबाद में, वो भी एक अलग पार्टी उन्होंने बना ली है। वो कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद और नाडिया की जो 25 विधानसभा सीटें हैं वहां हम टीएमसी को खाता नहीं खोलने देंगे। और ममता बनर्जी देख रही थी अब कि मालेगांव में क्या हुआ। मालेगांव में मुसलमानों को अपनी पार्टी मिली, इस्लाम पार्टी, उन्होंने कांग्रेस को धोखा दे दिया। एआईएमआईएम महाराष्ट्र से बाहर की पार्टी है, वहां पहुंचती है 125 सीट जीत जाती है शहरी निकाय के चुनाव में। तो इस्लाम पार्टी और एआईएम के अच्छे प्रदर्शन से ममता बनर्जी भी बहुत वो है, परेशान है कि अगर ये जो हुमायूं कबीर है, अगर इसने भी 25 सीटों पर अगर समीकरण बदल दिया और अगर इसने एआईएमआईएम से गठबंधन कर लिया, तब तो पूरे बंगाल में मुसलमान हमारे खिलाफ हो जाएगा। अब वो छोटा भाई नहीं रहना चाह रहा है, अब उसको अपना अलग विकल्प मिल गया है। अब असम में देखिए ये लोग बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को वोट करते हैं। जहां पे इनको अपना विकल्प मिलता है वहां ये विपक्ष का कोई भी दल हो उसको धोखा दे देते हैं कि भाई अब तुम चलो, अब हमें अपना नेता, अपना विकल्प जो है वो मिल गया है। तो क्या बंगाल में इनको हुमायूं कबीर के रूप में मुसलमानों को अपना नेता मिल गया है? क्योंकि ये उसी हिसाब से वोट करते हैं। अधीर रंजन चौधरी वो तो अपने एरिया के एक तरीके से समझ लीजिए भाईजान हुआ करते थे सबके। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति पहुंचता है वहां पे जो आज उससे पहले पता नहीं उस एरिया में गया भी होगा कि नहीं गया होगा, यूसुफ पठान, और वहां जाके जीत जाता है। अधीर रंजन यानी कांग्रेस को और अपने ही भाईजान को वहां के साइड कर देते हैं वहां के मुसलमान, क्यों? तो मुस्लिम कैंडिडेट है। तो क्या हो सकता है कि आगे चल के हुमायूं कबीर भी इनके लिए समस्या पैदा करें? अब ये इस स्थिति में जो नई रणनीति, नया जो राजनीतिक परिदृश्य खड़ा होगा उसमें भी नितिन नवीन की परीक्षा होगी। जी वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस में तो डेफिनेटली उनकी परीक्षा होगी। मैंने उनके और नीतीश कुमार के बड़े खट्टे मीठे रिश्तों के बारे में सुना हुआ है। नीतीश कुमार कहा जा रहा है इनके साथ काफी व्यंग्यात्मक तरीके से उनकी इंटरेक्शंस रहे हैं। जी नहीं, नीतीश कुमार का इनसे रहा है वैसा वाला, लेकिन जो इनके पिता थे नवीन किशोर सिन्हा, तो नवीन किशोर सिन्हा के साथ नीतीश कुमार के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। दोनों में एकदम मित्रवत रिश्ते रहे हैं। और वो बिहार विधानसभा में जो बहस हुई थी, तो उसमें भी नीतीश कुमार कह रहे हैं ना कि तुम्हारे पिता के साथ क्या था मेरा, ये मतलब ये तुम नहीं जानते हो एक तरीके से। तो उस समय बिहार के सभी नेता जो थे वो एग्रेसिव थे, जो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से धोखा देकर और सरकार बना लिया था। तो वही भाजपा के नेता कहते हैं ना कि हम तो नीतीश कुमार के पास नहीं गए, नीतीश हमारे पास आए और गए, और वो आए कि हम उनको कहने नहीं गए कि आप आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तो वो जब राजद के साथ मिल गए थे तो गुस्सा स्वाभाविक। तो आप ये देखिए नितिन नवीन ने बात उठाने के लिए भी अपनी विधानसभा को चुना, वो किसी मीडिया इंटरव्यू या पॉडकास्ट में नहीं, विधानसभा में पटल पर खड़े होकर, और वहां उन्होंने बिना शब्दों का इस्तेमाल किए हुए किस तरीके से, नहीं तो हम वो भी देखते हैं ना अखिलेश यादव कैसे बहस करते हैं लखनऊ विधानसभा में, तू तड़ाक करके हाइट फाइट सब कुछ चलता है। लेकिन उसके उलट यहाँ पे देखिए बहस भी होती है, आलोचना भी होती है, तो शालीनता के साथ ही की जाती है। शायद यही सब देखकर नितिन नवीन को भाजपा ने बनाया है अध्यक्ष। जी बिल्कुल सही। लगता है आगे आने वाले समय में और भी युवा नेताओं की अपॉइंटमेंट होने वाली है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे। मुझे लग रहा है मोदी जी कोशिश ये करें कि यंगस्टर्स को इन्फ्यूज करें, यंगस्टर्स को लेकर आए, राइट? और एक क्या होता है कि अगर अभी से आप ट्रेन करोगे तो लंबे समय तक वो चल पाएंगे, लंबे समय तक वो पार्टी की कमान संभाल पाएंगे, वो ट्रेन हो पाएंगे। कहते हैं ना अभी यंग यंग टाइम से ही अगर आप करते हो तो आपके पास एक लंबी पारी के लिए लीडर्स मिल जाते हैं। मोदी और शाह की अगर हम बात करें तो खैर उन दोनों की जोड़ी तो अपने आप में ही अद्भुत है, पर कब से शुरू किया था उन्होंने? दे वर ऑलवेज टुगेदर, राइट? जी जी, और नहीं भाजपा के पास तो एबीवीपी है, जो हालांकि एबीवीपी कहती है कि हम इनकी ऑफिशियल वो नहीं है कि हम छात्र आंदोलन वाली पार्टी हैं, तो एबीवीपी है इनके पास भाजयुमो है।
तो जो तमाम कई बड़े नेता ऐसे हैं जो भाजपा में आज सांसद मंत्री वगैरह बने हैं, वो पहले भाजयुमो में हुआ करते थे, उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। नितिन नवीन भी बिहार बीजेवाईएम के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये नई पौध जो है एबीवीपी से लेकर बीजेवाईएम से लेकर आरएसएस से लेकर हर जो संघ परिवार का जो विशाल वट वृक्ष में जो जितने भी संगठन है, उनसे वर्षों से ये लोग तैयार कर रहे हैं और उनसे भी नेता जो है वो निकलते रहते हैं। जी। तो आपने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को स्टडी किया है, जर्नलिस्ट होने के नाते आपने उनकी डिटेल जी, स्टडी जी। की है। योर 2 लाइन्स ऑन नितिन नवीन। जी, नितिन नवीन पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि बहुत शांति से काम करने वाले नेता हैं। आगे आने वाले दिनों में भी आप बहुत ज़्यादा बयानबाजी उनकी तरफ से नहीं सुनेंगे। जो भी बयानबाजी होगी वो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में या तमिलनाडु में जो डीएमके और टीएमसी है उसके खिलाफ तो होगी ही होगी, लेकिन कहीं से कोई विवादित बयान जो है उनका वो नहीं आने वाला है और बहुत उग्र होकर नहीं वो राजनीति करेंगे, बहुत शांति से करेंगे। ये मेरा अब तक का जो नितिन नवीन को लेकर अनुभव है वो ये कहता है। जी। ही इज़ अ स्मार्ट प्लानर, अगर मैं कहूँगी। ही इज़ अ वेरी स्मार्ट कैलकुलेटेड, इसको मैं दूसरी जी। लैंग्वेज में कहूँ, वेरी स्मार्ट, वेरी कोल्ड, वेरी कैलकुलेटेड, डिटेल्ड, डीप माइक्रो मैनेजमेंट अगर हम कहें तो। बहुत सोच समझ कर, दूर दृष्टि से रखकर प्लानिंग करते हैं। मतलब जी, जी, जी। अमित शाह अगर इनको ग्रूम करेंगे तो वी विल हैव अनदर अमित शाह इन मेकिंग, आई वुड से। पर देखते हैं, समय बताएगा। बहुत सारे ग्रह नक्षत्र चेंज हो जाते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, लोग जी, बदल जी। जाते हैं। बट लुक्स लाइक कि तो इनके अंदर कभी वो एलिमेंट है जगदीप धनखड़ जिसको को देखा है हमने। ग्रूम किया जा सकता है। देखिए, तो वही जी, बदलते हुए लोगों का पता नहीं चलता, बट इनके अंदर एलिमेंट्स हैं जिनको ग्रूम किया जा सकता है, जिनको पॉलिश करके काफ़ी आगे तक लाया जा सकता है। थैंक यू सो मच अनुपम जी फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर डेली डिस्कोर्स एंड द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे सहायता भेज सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।